आप सब लोग। मैं मंजू जीएस विस्तार चैनल की बाल विकास की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में पढ़ाया कि बाल विकास क्या है, बाल विकास से रिलेटेड मैंने वृद्धि और विकास के बारे में बताया। हमने बताया कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और वृद्धि कुछ समय के बाद में रुक जाती है। आज हम बताएंगे कि विकास कि जो सिद्धांत है, यानी विकास के सिद्धांत से रिलेटेड हम जो भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले विकास की दिशा का सिद्धांत जान लेते हैं। विकास की दिशा में हम दो बातों को ध्यान में रखेंगे। पहली बात है मस्त अधोमुखी या सिरोमुखी या सिर से पैर की ओर। जो बालक का विकास होता है उसका जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, वो एक निश्चित क्रम में होती है। यानी कि जो दिशा होती है मस्त अधोमुखी या मस्ताधोमुखी कहते हैं, सिरोमुखी भी कहते हैं, क्योंकि सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है। और इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सबसे पहले जो नियंत्रण स्थापित होता है वो होता है उसके सिर पे। यानी कि पहले बच्चा क्या करेगा, पहले उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी की पूरी बहुत ही लचीली टाइप की होती है। बच्चा जो होता है पूरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाता, धीरे धीरे वो क्या करता है अपने सिर पर कंट्रोल स्थापित करता है। देखा होगा जब बच्चे को गोदी में लो तो पहले वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने सिर को, लेकिन बाद में वो सबसे पहले क्या करता है अपने सिर को कंट्रोल करता है। सिर को कंट्रोल करने के बाद में वो अपने धड़ को कंट्रोल करता है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे जब वो अपने धड़ को यहाँ पे कंट्रोल कर लेता है तब बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे बैठना सीखते हैं। बैठना सीखने के बाद में वो धीरे धीरे क्या करते हैं, पकड़ के खड़े होना सीखते हैं, पैरों पे नियंत्रण स्थापित करना स्टार्ट कर देते हैं और लास्ट में वो क्या होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं पैरों में। जब पैरों पर खड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद में वो दौड़ना शुरू करते हैं। यानी कि इसका एक दिशा, एक क्या है, एक डायरेक्शन है, यानी विकास की डायरेक्शन है। कहाँ से शुरू हुई, सिर से शुरू हुई और पैर पे जाके खत्म हुई। यानी कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अपने सिर पर संतुलन स्थापित करता है, बाद में अपने धड़ पे, भुजाओं पे, फिर वो अपने पैरों पे पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करता है। तो आपने देखा कि बच्चे की विकास में एक क्रम दिखाई दे रहा है, फिर समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर, यानी कि समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर का मतलब ये है कि पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में धीरे धीरे, यानी बच्चे की रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, बाद में धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी पे नियंत्रण स्थापित हुआ, उसके बाद में उसके अन्य अंगों पे, उससे रिलेटेड जितनी भी, यानी कि अगर हाथ है तो हाथ पे नियंत्रण स्थापित होगा, फिर उसकी धीरे धीरे उसकी उंगलियों पे नियंत्रण स्थापित होगा, फिर पैर पे, पैर की उंगलियों पे नियंत्रण स्थापित होगा। इस टाइप से आपने देखा कि इसका जो विकास है वो केंद्र से बाहर की ओर है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, भ्रूण में होता है, तो सबसे पहले उसकी हार्ट बीट शुरू हो जाती है केंद्र में, यानी उसकी पहले हार्ट बीट शुरू होती है और बाकी बाद में धीरे धीरे अन्य अंगों का विकास स्टार्ट हो जाता है। यानी कि पहले हार्ट बीट शुरू होती है, बच्चे की दिल की धड़कनें शुरू होती हैं और बाद में क्या होता है, अन्य अंगों का विकास होता है। तो इसमें हमने देखा कि विकास की दिशा में मस्त अधोमुखी, सिरोमुखी या सिर से पैर की ओर विकास होता है बच्चे का, और समीप से दूर या केंद्र से बाहर की ओर बच्चे का विकास होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे विकास की गति का सिद्धांत। विकास की गति का सिद्धांत यानी कि इसमें क्या है कि डगलस और हॉलैंड ने दिया था विकास की गति का सिद्धांत। किसने दिया था, डगलस एवं हॉलैंड ने दिया था। विकास की गति का सिद्धांत से मतलब है कि जो विकास की गति होती है, आपको पता है कि विकास तो जीवन पर्यंत चलता रहता है, लेकिन विकास की गति कभी तीव्र होती है, कभी मंद होती है, कभी तीव्र होती है, इस टाइप से चलती रहती है। तीव्र और मंद हो सकती है लेकिन रुकती नहीं है।
देखेंगे कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, पहले क्या आता है, भ्रूणावस्था आता है, भ्रूणावस्था आता है, भ्रूणावस्था आता है, भ्रूणावस्था से वो शैशवावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था में पहुंचता है, शैशवावस्था से वो क्या करता है, बाल्यावस्था में पहुंचता है, बाल्यावस्था में, और बाल्यावस्था से वो क्या करता है, किशोरावस्था में जाता है, किशोरावस्था में जाता है। तो पहले बच्चे की जब शैशवावस्था में बच्चा होता है तो इस समय विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है, जो बच्चे का विकास होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में थोड़ा सा मंद गति आती है, और किशोरावस्था में फिर से वो तीव्र गति से विकास प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि विकास और गति का सिद्धांत डगलस एवं हॉलैंड, बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, वे देते हैं। इसमें क्या होता है, विकास की एक गति दिखाई देती है, विकास जो है एक गति के साथ दिखाई देता है। पहले भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो हमने देखा कि शैशवावस्था में जो विकास की गति होती है वो तीव्र होती है, फिर उसके बाद में थोड़ी सी मंद पड़ती है, फिर उसके बाद में क्या होती है, इसकी गति, विकास की गति जो होती है वो फिर से तीव्र हो जाती है। तो ये क्या है, विकास की गति का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये परस्पर संबंध का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। परस्पर संबंध का सिद्धांत, संबंध का सिद्धांत, ये सिद्धांत देते हैं थॉर्नडाइक महोदय जी। इनके बारे में हमने बहुत ही बताया, सीखने के नियम भी दिए थॉर्नडाइक महोदय जी। तो परस्पर संबंध का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय जी देते हैं। इनके बारे में बता दें कि ये शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी हैं, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। बाद में हम शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में भी विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि जो थॉर्नडाइक महोदय जी हैं उन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के कॉन्सेप्ट लेके आए थे, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत ये होता है कि जो विकास है वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है, जैसे कि बालक का अगर स्वस्थ बालक है, मीन्स अगर बालक का शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है तो बच्चे का मानसिक विकास भी अच्छा होगा। अगर बच्चे का शारीरिक विकास अगर बालक का अच्छा है तो उससे रिलेटेड जो मानसिक विकास होगा वो भी बच्चे का अच्छा होगा, तीव्र गति से होगा। अगर मानसिक विकास अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा। तो यहाँ पे उसके बाद में संवेगात्मक विकास या सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास में अगर बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसका जो मानसिक विकास होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अगर बालक का मानसिक विकास अच्छा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास भी अच्छा होगा, जल्दी सीख जाएगा बच्चा। अगर बच्चा मीन्स कुछ भी सिखाएंगे इजिली सीख जाएगा, जल्दी कैच करेगा। और अगर शारीरिक विकास अच्छा है, मानसिक विकास अच्छा है, संज्ञानात्मक विकास अच्छा है तो बालक में सामाजिक विकास भी अच्छा दिखाई देगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने देखा कि एक दूसरे से संबंधित है, सभी विकास जो है ये एक दूसरे से संबंधित है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विकास का परस्पर संबंध का सिद्धांत। किसने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय जी ने दिया था। थॉर्नडाइक यानी इन्होंने सीखने के नियम भी बताए हैं, टोटल 8 नियम बताए, उनमें से 3 जो है मुख्य और 5 गौड़ नियम बताए, और शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहलाते हैं। अब हम आगे नेक्स्ट बात करेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। अब हम बात करेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास के सिद्धांत जो दिया था वो स्किनर महोदय जी ने दिया था। निरंतर विकास का सिद्धांत ये किसने दिया था, स्किनर महोदय जी ने दिया था। इसमें क्या है, इसमें ये बताता है कि जो विकास है वो कभी भी रुकता नहीं है।
जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी विकास जो है कभी भी रुकता नहीं है, वो जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसकी गति बताई कि कभी वो धीमी गति से चलता है, कभी वो तीव्र गति से चलता है, लेकिन विकास की गति कभी भी रुकती नहीं है। ये जीवन पर्यंत, चाहे वो भ्रूणावस्था हो, चाहे वो शैशवावस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, चाहे वो प्रौढ़ावस्था हो, चाहे वो किसी भी अवस्था से बालक गुजरे, हर अवस्था में विकास होगा ही होगा। चाहे जीवन पर्यंत, जब तक व्यक्ति का जीवन है तब तक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विकास होता ही रहता है, कुछ ना कुछ वो सीखता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसका जीवन पर्यंत विकास चलता रहता है। यानी कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आपने देखा कि जो विकास है वो उसकी गति तो चेंज हो रही है, लेकिन कभी भी गति उसकी शून्य नहीं हो रही है। तो ये क्या है, यानी कि ये निरंतर विकास का सिद्धांत हमें यह बताता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी भी समाप्त नहीं होता। ये किसने दिया था? इस कॉन्सेप्ट को देने वाले जो बहुत ही फेमस मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं स्किनर महोदय जी। तो आगे हम बात करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। ये किसने दिया? हरलॉक महोदय जी ने दिया, इसको व्यक्तिगत भिन्नता भी कहते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत ये कहता है कि हर एक बच्चे में जो विकास की गति होती है वो निश्चित नहीं होती। मीन्स विकास जो है अलग अलग बच्चों में विकास की जो गति होती है वो अलग अलग होती है। विकास चाहे वो बच्चा, यानी कि अगर एक ही घर है, ठीक है, एक ही घर में चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि उनमें जो विकास होगा वो सेम गति से होगा। विकास की जो गति होगी वो सेम होगी। इस बच्चे के अंदर विकास की गति और इस बच्चे के अंदर, यानी कि अगर ए बच्चा है ये बी बच्चा है, दोनों एक ही घर में एक साथ अगर जन्म लेते हैं तब भी उनके विकास में कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। इसी चीज के लिए, यानी कि ये आपके पेडागोजी में भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे हम क्या करते हैं, बच्चों का मीन्स टीचिंग लेवल को, हमारे जो पढ़ाने का तरीका है हम उस पर भी इस चीज को फॉलो करते हैं। यानी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनके विकास मीन्स उनका जो IQ लेवल होता है वो सेम नहीं होता है। कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी समझ जाते हैं, कुछ बच्चे होते हैं देर से समझते हैं। तो यहाँ पे हम बाद में इस चीज पे बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में, लेकिन अभी हम बता देते हैं कि हर बच्चे में विकास की जो गति है वो सेम नहीं होती है। यानी कि कभी कुछ बच्चे होते हैं उनके अंदर शारीरिक विकास बहुत अच्छा देखने को मिलता है, कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है शारीरिक विकास इतना अच्छा नहीं होता है, कुछ बच्चों के अंदर देखा है मानसिक विकास बहुत अच्छा दिखाई देता है, कुछ बच्चों के अंदर मानसिक विकास उतना अच्छा नहीं होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। यानी दुनिया में कोई भी किसी भी बच्चे का विकास एक जैसा नहीं होता। यानी विकास कोई जरूरी नहीं कि सब में विकास एक ही जैसा दिखाई दे, सब में अपना विकास का जो गति होती है वो अलग अलग होती है। इसलिए चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो सकता है कि जो जुड़वा बच्चे होंगे एक की हाइट बहुत ज्यादा होगी, एक की हाइट थोड़ी कम होगी, हो सकता है एक बहुत टैलेंटेड हो, एक उतना ज्यादा टैलेंटेड ना हो। तो यहाँ पे हम देखेंगे हो सकता है इन दोनों के रूप रंग में भी काफी अंतर दिखाई दे। हमने देखा है अक्सर बच्चों को कि उनके रूप रंग में भी काफी अंतर होता है, उनकी हाइट में भी काफी अंतर हो जाता है, इनके बुद्धि के विकास में भी काफी अंतर दिखाई देता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। किसने दिया था? हरलॉक महोदय जी ने दिया था। व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत का जो प्रतिपादन करता है वो हरलॉक महोदय जी हैं। यानी कि अब हम बताएंगे विकास क्रम का सिद्धांत।
विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत में हम देखेंगे कि जो विकास एक निश्चित क्रम में होता है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है। निश्चित क्रम से तात्पर्य ये है कि पहले अगर विकास का जो क्रम होता है एक निश्चित दिशा में होता है, हमने जान लिया। एक विकास का जो क्रम होता है वो निश्चित होता है, यानी कि पहले विकास में बच्चे का विकास कहाँ पे होगा, भ्रूणावस्था में होगा। बच्चे का विकास पहले भ्रूणावस्था में होगा, उसके बाद में वो शैशवावस्था में विकास होगा, फिर उसके बाद में बाल्यावस्था में, फिर उसके बाद में किशोरावस्था में। तो हमने देखा कि विकास का एक क्रम है, यानी कि विकास पहले भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था के बाद में शैशवावस्था में, शैशवावस्था के बाद में बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था के बाद में किशोरावस्था में। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है। तो आपने देखा कि विकास का एक निश्चित क्रम भी होता है, ठीक है। जैसे बच्चा पहले क्या करता है, पहले बच्चा जैसे अभी हमने बताया, दिशा बताई, बच्चे का नियंत्रण पहले उसके मस्तिष्क पे होता है, मीन्स उसके सिर पे होता है, फिर उसके बाद में वो क्या करता है, सिर पे जब अपना कंट्रोल स्थापित कर लेता है, फिर बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे खिसकना शुरू करता है घुटनों के बल, मीन्स पहले धीरे धीरे क्या करता है, बैठना शुरू करता है। बैठने के बाद में वो धीरे धीरे घुटनों के बल चलना शुरू करता है, यानी कि पहले उसने क्या किया, बैठना शुरू किया, बैठने के बाद में वो घुटनों के बल चलना शुरू किया, घुटनों के बल चलने के बाद में वो क्या किया, धीरे धीरे खड़े होना सीखा, मीन्स सहारा लेकर खड़े होना सीखा। खड़े होने सीखने के बाद में वो क्या करता है, चलना सीखता है, चलने के बाद में वो क्या करता है, दौड़ना सीखता है। यानी यहाँ पे क्या है, एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या आपने देखा कि एक निश्चित क्रम, विकास में एक निश्चित क्रम फॉलो कर, विकास एक निश्चित क्रम को भी फॉलो करता है। तो यहाँ पे विकास के क्रम के सिद्धांत में हमने देखा कि जो बच्चे का विकास का क्रम जो होता है वो एक निश्चित दिशा की ओर होता है, एक निश्चित क्रम होता है। पहले बच्चे का विकास भ्रूणावस्था में होगा, उसके बाद ही वो शैशवावस्था में विकास प्राप्त करेगा। जब शैशवावस्था में विकास हो जाएगा तब वो बाल्यावस्था में उसका विकास होगा, बाल्यावस्था के बाद में उसका विकास किशोरावस्था में होगा। इस टाइप से विकास चलता रहे, किशोरावस्था के बाद में प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जीवन पर्यंत चलता रहेगा विकास। और पहले बच्चा फिर बैठना, फिर घुटनों के बल खिसकना सीखेगा, खड़े होना सीखेगा। टेक लगा के देखा होगा, खड़े होते हैं बच्चे धीरे धीरे, टेक लगाने के बाद में वो धीरे धीरे एक दो कदम बढ़ाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है, चलना शुरू करते हैं। चलना शुरू करने के बाद में बच्चा क्या करता है, धीरे धीरे दौड़ना, और फिर बाद में बहुत अच्छे से दौड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर अगर हम भाषा के विकास की बात करते हैं तो बच्चा क्या करेगा, पहले आपकी बातों को सुनेगा, पहले बातों को सुनेगा, सुनने के बाद में समझेगा, बातों को समझेगा। फिर आप जो बोल रहे होंगे कुछ शब्द उसको बार बार सुनाई देंगे तो उसको क्या करेगा, बोलना शुरू करेगा। बोलना शुरू करने के बाद में वो क्या करेगा, पढ़ना शुरू करेगा, पढ़ने के बाद में वो लिखना शुरू करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, यहाँ पे भी भाषा का एक क्रम देखा कि बच्चा एकदम से पढ़ना या लिखना नहीं शुरू करता है। बच्चा पहले क्या करता है, सुनता है, सुनने के बाद में वो ऑब्जर्व करता है, चीजों को समझता है। जब बच्चा समझ जाता है तब वो धीरे धीरे कुछ वर्ड्स को बोलना शुरू करता है। उसको पहले से कोई ऐसा ज्ञान नहीं है उसके पास कि वो पहले से ही कोई शब्दों का उसके पास मीन्स भंडार हो, उसमें से अचानक बोलने लगे, ऐसा कुछ नहीं। पहले वो सुनेगा, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है, सुनने के बाद में वो समझेगा, समझने के बाद में वो क्या करेगा, बोलेगा, बोलना सीखेगा, बोलने के बाद में वो क्या करेगा, पढ़ना सीखेगा, पढ़ने के बाद में वो क्या करेगा, लिखना सीखेगा। तो आपने देखा कि यहाँ विकास के क्रम के सिद्धांत में एक निश्चित क्रम को देखा, एक निश्चित क्रम दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे विकास के क्रम मीन्स विकास के सिद्धांत में। अब नया विकास का सिद्धांत आता है सरल से जटिल का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत, सरल से जटिल का सिद्धांत। ये क्या है, इसको मैंने पहले भी समझाया था।
कि बच्चा जब स्टार्टिंग में माँ के गर्भ में होता है तो उसकी जो संरचना होती है बहुत ही सरल होती है। उसकी संरचना जो होती है बहुत ही सरल होती है। जब माँ के गर्भ में होता है बच्चा छोटा सा, तो उसकी संरचना बहुत ही सरल आकार में होती है। जब वो माँ के गर्भ से बाहर, ठीक है, माँ के गर्भ से बाहर आता है तब उसकी संरचना देखिए। और जब वो बहुत मीन्स वो जब किशोरावस्था या वृद्धावस्था में पहुंच जाता है तब उसकी संरचना देखिए। मीन्स पहले बच्चा एक छोटा सा पॉइंट वे में होता है, फिर उसके बाद में उसकी जो संरचना होती है वो विकसित होता रहता है, और फिर उसके बाद में उसके अंगों का विकास होता है। बाद में हमने देखा कि उसके अंगों का विकास, उसकी भुजाओं का विकास, उसका पूरे शरीर का विकास, उसके मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सारे विकास हो जाते हैं। तो आपने क्या देखा, यहाँ पे सरल संरचना से जटिल संरचना देखी, यहाँ पे सरल संरचना से जटिल संरचना देखी। इसको हमने एक एग्जाम्पल से और भी समझाया था। आपने एक किसी भी चिड़िया के अंडे को देखिए या मुर्गी के अंडे को देखिए, तो यहाँ पे एक अंडा होता है, छोटा सा गोल सा दिखाई देता है, सरल आकृति है, लेकिन इससे एक चूजा बन गया। ये क्या है, जटिल संरचना है, ये एक जटिल संरचना है। तो हमने देखा कि विकास के सिद्धांत में हमने एक चीज और देखी कि जो विकास होता है वो सरल से जटिल के नियम, सरल से जटिल के सिद्धांत को भी फॉलो करता है। अब हम आगे बात करेंगे अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत, अविलोम्यता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, हमने क्या देखा अभी, निश्चित क्रम का सिद्धांत देखा। तो निश्चित क्रम में हमने बताया कि पहले बच्चे का विकास कहाँ होगा, भ्रूणावस्था में, फिर शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में। जब बच्चा इन अवस्थाओं से गुजर चुका होता है और बाद में वो वृद्धावस्था, फिर उसके बाद में मृत्यु वाली अवस्था, यानी कि जब बच्चा इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो वो विकास को प्राप्त कर चुका होता है, हर अवस्था के विकास को प्राप्त करके आगे बढ़ चुका होता है। और उसके बाद में भ्रूणावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसका एक निश्चित क्रम आगे की डायरेक्शन में होता है, लेकिन कभी इसमें अविलोम्यता यानी कि उल्टी डायरेक्शन में विकास नहीं होता। क्या आपने कभी भी किशोरावस्था से फिर से भ्रूणावस्था मीन्स किशोरावस्था से क्या बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से शैशवावस्था आते हुए देखा है? नहीं। विकास का यानी कि विकास के जो सिद्धांत में ये इंपॉर्टेंट है अविलोम्यता का सिद्धांत। अविलोम्यता का सिद्धांत हमें यही बताता है कि जो विकास का क्रम होता है एक निश्चित क्रम होता है, आगे की तरफ होता है, कभी भी वो पीछे की तरफ उसका विकास नहीं होता है। यानी कि अगर भ्रूणावस्था से शैशवावस्था ही आएगी, शैशवावस्था से बाल्यावस्था ही आएगी, बाल्यावस्था से किशोरावस्था आएगी, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था आएगी, लेकिन कभी ऐसा उल्टी डायरेक्शन में विकास नहीं होता है कि किशोरावस्था से बच्चा बाल्यावस्था में पहुंच जाए, बाल्यावस्था से शैशवावस्था में, शैशवावस्था से वो भ्रूणावस्था में, ऐसा नहीं होता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? ये है अविलोम्यता का सिद्धांत। अब हम आगे बात करेंगे, जो नया सिद्धांत आता है वो है एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि बच्चा पहले जब छोटा सा बच्चा होता है तो वो किसी, जैसे उसके सामने कोई एक खिलौना रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा है, ये बच्चा है, और यहाँ पे कोई चीज पड़ी हुई है, कोई वस्तु पड़ी हुई है, उसे नहीं पता है कौन सी वस्तु, खिलौना है क्या है, इससे मतलब नहीं है। कोई अगर वस्तु पड़ी है तो बच्चा इसको प्राप्त करना चाहता है, हाथ पैर में चलाएगा, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पे क्या करेगा, पूरे अंग को मूव करा के, वो खिसकता हुआ पूरे अंग को मूव करा के वो क्या करेगा, इसको पकड़ने की कोशिश करेगा। जब वो यहाँ पहुंच जाएगा, इस वस्तु के पास में पहुंच जाएगा, तो वो क्या करेगा, चाहे वो मुंह के पास में वो वस्तु आ जाए,
उसके द्वारा वस्तु को छुएगा, नहीं अगर उसके द्वारा नहीं, मुंह के द्वारा नहीं छू रहा है तो वो धीरे धीरे अपने पूरे हाथ को ले जाएगा, हाथों को पूरा ले जाएगा, चाहे वो उंगलियों का उस समय संचालन भले ना कर पा रहा हो, नियंत्रण ना स्थापित कर पा रहा हो, पूरे हाथ को रख देगा। हाथ को रखने के बाद में वो क्या करेगा, धीरे धीरे अपनी उंगलियों का नियंत्रण स्थापित करेगा। तो आपने क्या देखा, पहले पूरे शरीर पे उसने क्या किया, पूरे शरीर को उसने मूव कराया, शरीर को मूव कराने के बाद में उसने क्या किया, अपने पूरे हाथ को मूव कराया। हाथ को जब नियंत्रित कर लिया तब उसने अपने हाथ को मीन्स हथेली को जब नियंत्रित कर लिया तब उसने क्या किया, अपनी उंगलियों को नियंत्रित किया। यानी कि लास्ट में वो क्या करता है, एक एक करके वो अपने अंगों का संचालन करता है। बच्चा एक एक करके अपने सभी अंगों का संचालन करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। इसी को हम क्या बोलते हैं, एकीकरण या समन्वय का सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट है वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। यानी कि बच्चे के विकास में, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे के विकास में उसका वंशानुक्रम यानी कि उसके जो जीन्स का फर्क और क्या है, उसके वातावरण का मिश्रण दिखाई देता है। यानी कि विकास में दोनों रोल होते हैं, यानी कि इनकी अंतःक्रिया दोनों का परस्पर अंतःक्रिया दिखाई देती है बच्चों के विकास में। यानी कि जो विकास होता है वो उस पे किसका फर्क पड़ता है, वंशानुक्रम का इनटू वातावरण का। अगर बच्चा जैसे कि किसी का क्या है कि पेरेंट्स की हाइट बहुत अच्छी है तो बच्चे की क्या होगी, हाइट भी उसी हिसाब से बहुत अच्छी होगी। किसी पेरेंट्स की हाइट नहीं अच्छी होती तो बच्चे की भी हाइट का फर्क, पेरेंट्स की हाइट का फर्क बच्चे में भी दिखाई देता है। अब बच्चे का जैसे कि बच्चे के माता पिता का जो मानसिक विकास है बहुत अच्छा है और अगर उसका वातावरण भी बहुत अच्छा मिल जा रहा है, इसमें मानसिक विकास अगर माता पिता से बहुत अच्छा बच्चे को मिला है, मानसिक विकास बहुत अच्छा है माता पिता का, तो उसके जीन्स का फर्क उसके बच्चे में भी दिखाई देगा और बच्चे का भी मानसिक विकास अच्छा होगा और मानसिक विकास भी अच्छा है और वातावरण भी उसे अच्छा मिल रहा है तो बच्चे का जो ओवरऑल विकास होता है वो काफी अच्छा दिखाई देता है। यानी कि इससे आपने देखा कि वंशानुगत और वातावरण का सम्मिश्रण दिखाई दे रहा है बच्चे के पूरे विकास में। अगर इसमें से एक भी चीज जीरो हो जाए, अगर इसके आनुवांशिक गुण जो हैं अगर ये जीरो हो जाए और वातावरण हमें अच्छा मिल जाए, अगर वातावरण अच्छा मिल जाए तब भी ये विकास क्या हो जाएगा, विकास जीरो हो जाएगा। और अगर वातावरण का इफेक्ट जीरो हो जाए और आनुवांशिक गुण अच्छे हों, ठीक है, आनुवांशिक गुण अच्छे हों तब भी विकास क्या होगा, किसी भी चीज को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपने देखा कि वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया इसमें दिखाई दे रही है, बच्चे के विकास में दिखाई दे रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वंशानुगत एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत, आगे बात करते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत ये कहता है कि जैसे भी बच्चे का जैसे विकास है, उसका एक क्रम देखा, उसकी एक डायरेक्शन देखी, दिशा देखी,
चाहे वो बच्चा इसमें हम क्या देखेंगे, समान प्रतिमान का सिद्धांत, कि बच्चा चाहे वो भारत का जन्मा हो, चाहे वो विदेश में जन्मा हो, चाहे बच्चा अमीर परिवार में जन्मा हो, चाहे बच्चा किसी गरीब परिवार में जन्मा हो, वो जो विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं उन सभी से होकर गुजरेगा। यानी कि बच्चे के जब भी बच्चा जन्म लेगा, चाहे वो किसी भी परिवार में, किसी भी कुल में, किसी भी स्थान पे जन्म लेने वाले बच्चे का जो विकास होगा वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर ही गुजरेगा। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर परिवार में बच्चा जन्म ले रहा है तो उसका विकास एकदम से हो जाए, वो सीधे चलना या दौड़ना ही सीख जाए, या किसी गरीब परिवार का बच्चा है तो वो कभी दौड़ ही ना पाए, ऐसा नहीं है। यानी कि इसका एक समान प्रतिमान का सिद्धांत हमें यही बताता है कि विश्व में कहीं पे भी जन्मा बच्चा हो, सब के सारे बच्चों में विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उन विभिन्न अवस्थाओं से होकर ही गुजरेगा। यानी कि बच्चा चाहे किसी भी गरीब परिवार में हो, चाहे अमीर परिवार में हो, चाहे अपने देश में हो, चाहे वो विदेश में हो, यानी कि उसमें क्या होगा, वो भ्रूणावस्था आएगी ही आएगी, भ्रूणावस्था आएगी, शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, बाल्यावस्था आएगी, और बाल्यावस्था के बाद में उसकी किशोरावस्था आएगी। यानी ये क्रम आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। मानव के शरीर से मानव के ही बच्चे का जन्म होगा, हाथी के शरीर से हाथी के ही बच्चे का जन्म होगा, समान प्रतिमान को भी दिखा रहा है, ठीक है। और बच्चे में क्या होगा, बच्चे में जो विकास की अवस्थाएं होंगी ये एक क्रम से ही होंगी, एक क्रम से ही होंगी, एक अवस्था के बाद में ही दूसरी अवस्था भी आएगी। ऐसा नहीं है कि कहीं और मीन्स बच्चा विदेश में जन्मा है तो सीधे भ्रूणावस्था से वो किशोरावस्था में पहुंच जाए, गरीब परिवार का बच्चा है तो वो भ्रूणावस्था में ही रह जाए, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समान प्रतिमान का सिद्धांत शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। ये सिद्धांत भी हमें यही बताता है कि सबसे पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में बच्चा विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है, विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है। सामान्य क्रियाएं करता है, प्रत्येक बालक, प्रत्येक बच्चा क्या करता है, पहले सामान्य क्रियाएं ही करेगा। पहले वो धीरे धीरे घुटनों के बल ही चलना, बैठना सीखेगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो धीरे धीरे सहारा लेकर खड़े होना सीखेगा, बाद में वो चलना और दौड़ना सीखेगा। फिर मीन सामान्य क्या है, सामान्य पहले उसने बैठना सीखा, बैठना सीखने के बाद में विशिष्ट क्या किया, उसने दौड़ना सीख लिया, ठीक है। पहले वो सामान्य क्रियाएं करता है, बाद में ही वो विशिष्ट क्रियाएं करता है। पहले बच्चा क्या करता है, भाषा को सुनता है, ऑब्जर्व करता है, समझता है, उसके बाद में ही वो क्या करता है, लिखना या पढ़ना सीखता है, लिखना या पढ़ना सीखता है, और बाद में वो और सब्जेक्ट्स के बारे में जानना शुरू कर देता है, पढ़ना, स्कूल लेवल पे पढ़ना शुरू कर देता है। तो आपने क्या देखा, पहले बच्चा सामान्य क्रियाएं ही करता है, उसके बाद में वो क्या करता है, विशेष प्रकार की क्रियाएं करता है। चाहे वो भाषा के विकास की बात हो रही हो, चाहे बालक के शारीरिक विकास की बात हो रही हो, हर एक उसमें क्या होता है, पहले बालक क्या करता है, सामान्य क्रियाएं करता है, और बाद में वो क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं करता है। तो ये जो सिद्धांत है वो सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं, चक्राकार या वर्तुलाकार सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत, चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इसको समझते हैं। यानी कि जो विकास होता है बालक में, जो भी विकास होता है वो चक्राकार या वर्तुलाकार होता है, चक्राकार या वर्तुलाकार होता है। यानी कि इसको समझाने का एक तरीका है कि जो विकास होता है वो इस टाइप से होता है, ठीक है, इस टाइप से चलता रहता है, चक्राकार या वर्तुलाकार, इसको इस टाइप से ही चलता रहेगा।
सबसे पहले जैसे कि पहले क्या हमने बताया कि पहले तीव्र गति आती है, तीव्र गति से विकास होता है, फिर मंद गति आती है, मंद गति आती है, फिर तीव्र गति आती है, तीव्र गति आती है। यानी कि विकास की एक मैक्सिमम पीक होती है, मैक्सिमम सीमा तक विकास होता है हर मानव में, हर बालक में विकास जो होता है एक मैक्सिमम पीक तक होता है। मान लिया कि वो मैक्सिमम पीक यहाँ पे है, ठीक है, चाहे वो किशोरावस्था की बात हो रही हो, चाहे वो वृद्धावस्था तक पहुंच रहा हो, जब भी उसकी मैक्सिमम पीक आएगी धीरे धीरे मानव को आपने देखा होगा जैसे वो किशोरावस्था हो गया, या यहाँ पे क्या हो गया, प्रौढ़ावस्था आ गई, प्रौढ़ावस्था आ गई, ठीक है, या किशोरावस्था आ गई, किशोरावस्था तक विकास हो गया, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं किशोरावस्था तक आ गया मानव, यहाँ वो मैक्सिमम विकास को प्राप्त कर लिया। कभी विकास शून्य नहीं होता है, ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है, शून्य नहीं होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे जरूर दिखा दिया, लेकिन विकास क्या होता है, इस टाइप से चलता रहता है घंटी के आकार में, ठीक है, इस टाइप से चलता रहता है, वर्तुलाकार, ठीक है, इसका जो ग्राफ है वर्तुलाकार बढ़ता रहता है। तो विकास की जो सीमा है वो मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद धीरे 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 वो विकास होता रहता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। कभी वो मंद होता है, कभी वो तीव्र होता है। इसको समझाने का एक अच्छा तरीका है कि पहले किशोरावस्था आती है, फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ आता है, वृद्धावस्था की तरफ आता है, वृद्धावस्था के बाद में वो क्या होता है, मृत्यु की अवस्था आती है। उसके बाद में उससे क्या होता है, एक नई कोशिकाओं का जन्म होता है, नए मानव का जन्म होता है। मीन्स ये क्या है, विकास चलता रहता है, विकास चलता रहता है। यानी कि पहले भ्रूणावस्था, भ्रूणावस्था के बाद में शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, भ्रूणावस्था, मृत्यु की अवस्था भी आई, और उसके बाद में उसका क्या हुआ, एक नई कोशिका का जन्म हुआ, और विकास क्या है, चलता रहता है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि विकास का जो आपने डायरेक्शन देखी, चक्राकार या वर्तुलाकार, चक्राकार या वर्तुलाकार, यानी कि ये एक घंटी के आकार से विकास दिखाई देता है। एक चीज और है, जैसे कि मानव जैसे जैसे वृद्धि करता है वैसे वैसे उसके शारीरिक अंगों के साथ में उसकी मोटाई, चौड़ाई, भार में भी आपको क्या है, अंतर दिखाई देता है। इस चीज को भी हम इस सिद्धांत के अनुसार समझ सकते हैं। इस चीज के यानी कि अगर ऐसा नहीं है कि बालक का विकास जो है शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक है, शारीरिक मानसिक विकास हो रहा है, शारीरिक विकास हो रहा है, लेकिन आपने उसके अंगों में विकास देखा है तो उसके साथ साथ उसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। ये नहीं कि सिर्फ लंबाई होता चला गया, नहीं, उसके साथ साथ उसकी चौड़ाई भी, यानी कि विकास चारों ओर हो रहा है। तो इसको भी हम चक्राकार, इसको हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि चक्राकार या वर्तुलाकार का सिद्धांत को हम इस टाइप से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपने देखा कि विकास के सिद्धांत में आपने देखा कि विकास की दिशा का सिद्धांत पढ़ा, गति का सिद्धांत पढ़ा, वर्तुलाकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत देखा आपने, ठीक है, अविलोमिता का सिद्धांत देखा, एक निश्चित गति का सिद्धांत देखा, निश्चित क्रम का सिद्धांत देखा, और आपने कई टाइप के सिद्धांत देखे, सब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है। आप इस चीज को खुद भी सोच सकते हैं, खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, इस चीज को आपने खुद भी देखा होगा कि चाहे वो बच्चे का जो बच्चा जब जन्म लेने के बाद में वो विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है तो विकास की विभिन्न अवस्थाएं उसके जीवन में आएंगी ही आएंगी। इससे एक चीज और है कि आप बच्चे के भविष्य के बारे में भी क्या कर सकते हैं, पहले से अनुमान लगा सकते हैं। ये भी सिद्धांत है कि बच्चे के भविष्य के बारे में आपको पता है कि बच्चे के किस उम्र में, किस अवस्था में कौन सा विकास होगा, किस अवस्था में कौन सा विकास होगा बच्चे के, आपको पता है भविष्य के बारे में पहले ही पता है कि बच्चों के शारीरिक अंगों में किस किस चीज का विकास होना है, उसके दांतों का विकास होना है, भाषा का विकास होना है, ठीक है। तो आप इसको पहले से पूर्वानुमान भी कर सकते हैं, आप बच्चे के बारे में भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो बाल विकास से हम बाल विकास के क्षेत्र में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने बाल विकास से रिलेटेड जितने भी मुख्य पॉइंट से पढ़ लिए और शायद आपको समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा सिद्धांत आपको नहीं समझ में आया
और आगे हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। आज शायद क्लास ज़्यादा लंबी हो जाए, तो इस वजह से आज के लिए हम यहीं तक समाप्त करते हैं। सो थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।